नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। तो चला है आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर चुनाव से पहले सभी दल एकजुट नजर आ रहे हैं। बता दें कि इंदौर में जन जागरण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बढ़ती सांप्रदायिकता को लेकर सभी दल एकजुट नजर आए। तो मध्य प्रदेश में जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया। बता दें कि देश में बढ़ती सांप्रदायिकता के खिलाफ सभी दलों की तरफ से जन जागरण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, लेफ्ट और सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान सभी ने एक स्वर में कहा है कि देश में जिस तरह से बीजेपी की तरफ से सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जा रहा है, उससे लोगों में दूरियां बढ़ रही हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सभी को मिलकर इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाया जाना चाहिए। दरअसल इस आयोजन में सभी समाज जन भी शामिल हुए, जहां सभी ने अपने अपने वर्गों में समाजों में एक जन जागरण अभियान चलाने की बात कही। साथ ही देश में बढ़ती नफरतों के खिलाफ आवाज उठाने का संकल्प भी लिया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान साथ आने वाले चुनाव में एक साथ होकर सभी ने सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने की बात कही। देश और प्रदेश में लगातार सांप्रदायिकता को लेकर ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे जो आम समस्याएं हैं, जो जनता की समस्याएं हैं, पीछे छूट जाती है और वोटर एक भावनाओं में बहकर वोट का निर्णय कर देते हैं। हर बार पिछले 9 साल से यही हो रहा है कि सांप्रदायिकता इस तरीके से उसकी रचना की जाती है कि जब वोट डलते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाते हैं या जातिगत डिवाइड हो जाते हैं। इस बात को लेकर आज विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विभिन्न दलों के नेता, जो प्रतिष्ठित नेता वो शामिल। बुलेटिन में बात बल्लभगढ़ की कर लेते हैं, जहां मंडी में बड़ा ही घालमेल सामने आया है। बता दें कि बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में फर्जी रजिस्ट्रेशन की वारदातें भी सामने आई हैं। तो बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान अपने बाजरे की फसल को लेकर समर्थन मूल्य पर बेचने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा खेल ऑनलाइन पोर्टल मेरी फसल मेरा ब्यौरा का के तहत हो रहा है, जिसके चलते जमीन तो बल्लभगढ़ के किसान की है, लेकिन उस पर जो बाजरे की फसल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराई गई है वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों की है। अब ऐसे मामले में मिली जानकारी के मुताबिक प्रशासन इन किसानों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कह रही है। ताजा मामला जमीन और फसल के घपले का सामने आ रहा है, जहां मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के नाम पर बाजरे की फसल में ये बड़ा खेल चल रहा है, जबकि ये फसल उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों की शामिल है, जिसमें अधिकारियों की मिली भगत के चलते मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर दूसरे राज्यों के किसानों की फसल को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। तो वहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में अधिकारियों का कहना है कि हमें जैसे ही इस पूरे मामले की शिकायत मिलती है, हमने इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों और सरकार को भेज दी है। जैसे ही रिपोर्ट पूरी बनकर तैयार हो जाएगी, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो सरकार से जो हमें लेटर प्राप्त हुआ था, उसकी कुछ जो परिवार पहचान पत्र में जो कि उनका एड्रेस दूसरा है और हमारे ज़िले की जो एग्रीकल्चर लैंड है उस पर उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करा दिया और उसमें लिख दिया कि भी ये बाजरा की फसल हुई है। उसमें वो लिस्ट सरकार ने हमें भेजी है फॉर वेरिफिकेशन। तो वो वेरिफिकेशन का काम हमारा 90% पूरा हो चुका है। आज शाम तक वो पूरा हो जाएगा, हम सरकार को वो रिपोर्ट भेजते हैं। सर कितनी लिस्ट है, उसमें कितने फार्मर्स हैं? काफ़ी गाँव है, काफ़ी खसरा नंबर है। अभी वो रिपोर्ट मेरे पास पहुंची नहीं है। ज़्यादातर किस एरिया के किसान हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड कराया है? उसमें नूहू के जो है ना एड्रेस दिया हुआ है। तो जो मैंने प्रिलिमिनरी थोड़ी बहुत जो बात से पता चला है और ये भी पता चला है कि ये रजिस्टर उन्होंने गलत कराया है काफ़ी केस में। जिस तरह आप जिक्र कर रहे हैं गलत है, तो क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की? सरकार को ये रिपोर्ट भेज रहे हैं, तो जो निर्णय होगा सरकार का वो फिर। देखिए, मैंने भी आज अखबार में पढ़ा था और इसके बारे में मेरे से किसी ने पूछा भी था कि कुछ किसानों की ज़मीन पर जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसानों ने अपने पट्टे के नाम करवा कर और उसको मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो ऐसा तो हमारे यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी मेरी संज्ञान में आया नहीं। एक किसान आया था, उसको हमने। तो बुलेटिन में बात हरियाणा के यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा है। तो यमुनानगर में कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मीडिया से बातचीत की, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। तो वहीं SYL के मुद्दे पर पंजाब सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, जहां प्राकृतिक आपदा के समय पंजाब के सीएम भगवंत मान की तरफ से हरियाणा को पानी लेने की बात कहने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा है कि इस प्रकार की बातें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का चयन सही नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि वो पुराने समय के कॉमेडियन रहे हैं, शायद ये उसका ही असर है।
जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने प्राकृतिक आपदा के समय किया, इस विषय पर राजनीति को छोड़कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को मानकर पंजाब सरकार हरियाणा को हरियाणा के हिस्से का पानी दे। वो जाना तो दिल्ली में वो कहते हैं पानी चाहिए हमें। अब आप पंजाब में बैठे तो अब कहते हैं पानी नहीं दें। पानी पाकिस्तान में चले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पानी हरियाणा में चले जाएगा तो दिक्कत है। अभी तो बुलेटिन में बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां स्ट्रीट लाइट खराब होने का मामला सामने आया है। तो फरीदाबाद स्मार्ट सिटी शहर में हर साल लाखों करोड़ रुपए स्ट्रीट लाइट के नाम पर खर्च किए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही सामने आ रही है। बता दें कि जिन स्ट्रीट लाइटों पर लाखों करोड़ रुपए फरीदाबाद में पानी की तरह बहाए गए हों, वहां स्ट्रीट लाइट इन दिनों बंद पड़ी हैं और रास्ते अंधेरे में डूबे पड़े हैं। दरअसल लाखों रुपए स्ट्रीट लाइट को लगाने के लिए लगाए गए, साथ साथ उनकी देखरेख का ठेका भी ठेकेदारों को दिया जाता है। बावजूद इसके ठेकेदार स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद उनकी देखरेख करना भूल जाते हैं। फरीदाबाद भले ही स्मार्ट सिटी है, लेकिन फरीदाबाद के कई इलाके रात के समय में अंधेरों में डूबे रहते हैं, जिसके चलते आए दिन किसी न किसी के साथ एक बड़ा हादसा होता है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर कब कार्रवाई करता है। हमारे पास लाइटें कोई भी खराब होती है तो हमने ग्रुप बना रखा है स्ट्रीट लाइट्स का जी, उसमें वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, हम तुरंत हम उसको ठीक करवाते हैं। आईएमटी की प्रॉपर तो खैर अच्छी सी नहीं है, इस हिसाब से होनी चाहिए थी। ये लाइटें जल रही हैं, क्या ये काम कर रही हैं सही तरीके से? नहीं उजाला है इनका क्या? नहीं, उजाला इतना ज़्यादा नहीं है कि जो लाइट गड्ढे वगैरह कुछ भी दिख सके। नहीं करती हैं, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल यहाँ से आगे चले जाओ आप, बिल्कुल बंद मिलेंगी आप। कब से बंद पड़ी हुई हैं? लगभग हमारे समझ है कि 4 से 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए। 5 महीने क्या कारण है जो चल नहीं पा रही है? वो अभी एमसी अभी है, उनका लफड़ा होगा, मुझे पता नहीं। महीना तो हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीने करीब हो गए। क्या कारण है जो ये जल नहीं रही हैं? जल्दी नहीं है, पता नहीं क्या कारण है। जब से लगी है, जब से जली है एक आध बार? बहुत बार जली, अब नहीं जली। हमारे पास लाइटें तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां से मृतक युवक के नाम पर हुए लोन को निकालकर हजम करने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में मृतक के चचेरे भाई ने बड़ा बयान दिया है। तो जांजगीर चांपा के सिवनी चांपा में मृत व्यक्ति के नाम पर 1,35,000 केसीसी लोन निकालने का मामला सामने आया था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस प्रशासन लगातार जांच में जुटा हुआ है। अब इस केस में नया मोड़ आया है। बता दें कि मृतक के चचेरे भाई जयमंगल सिंह और संतोष सिंह ने बड़ा बयान दिया है। मृतक के चचेरे भाई जयमंगल सिंह और संतोष सिंह ने सहकारी संस्थाएं जांजगीर चांपा के उप पंजीयक के पास पहुंचकर जो बयान दिया, उससे पूरे महकमे में हड़कंप मच गया। उन्होंने कॉर्पोरेटिव बैंक चांपा के शाखा प्रबंधक पर उनके घर पर आकर जबरन विड्रॉल फॉर्म सहित कई दस्तावेजों पर साइन कराने के गंभीर आरोप लगाए हैं। जयमंगल सिंह और संतोष सिंह के आरोपों को निराधार बताते हुए कॉर्पोरेटिव बैंक चांपा की शाखा प्रबंधक रसेम गुप्ता का कहना है कि उनके घर वो जरूर गए थे, लेकिन जांच करने के लिए गए थे, जहां दबाव डालकर साइन कराने का आरोप पूरी तरह से उन्होंने निराधार बताया है। लेकिन इस मामले में मृतक के चचेरे भाई का बड़ा बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने कॉर्पोरेटिव बैंक के शाखा प्रबंधक तक कई गंभीर आरोप लगाए। सिवनी से प्रबंधक ललित देवांगन के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पे फर्जी केसीसी बनाया गया था और चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु 2 सितंबर 2021 में हो चुकी है। बोलिस कि तुमन के मतलब एक नामनी जैसे का बोलते जयमंगल सिंह नामनी है बोलिस तो खाता बंद का नहीं करवाया, खत्म करवाई बोलिस हम लोग कुछ पता नहीं बोलिस मन। सिवनी से प्रबंधक ललित देवांगन के द्वारा मृत व्यक्ति के नाम पे फर्जी केसीसी बनाया गया था और चूंकि उस व्यक्ति की मृत्यु 2 सितंबर 2021 में हो चुकी है। बोलिस कि तुमन के मतलब एक नामनी जैसे का बोलते जयमंगल सिंह नामनी है बोलिस तो खाता बंद का नहीं करवाया, खत्म करवाई बोलिस हम लोग कुछ पता नहीं बोलिस मन। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं गरियाबंद के सूपे बेड़ा गांव की, जहां अब लोगों को पीने के लिए साफ पानी मिलेगा। तो गरियाबंद जिले के सूपे बेड़ा गांव में किडनी की बीमारी से जूझ रहे लोगों को अब साफ पानी मिल सकेगा। जल प्रदाय योजना के तहत शनिवार से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनने का काम शुरू हो गया है। इसके बनने के बाद सूपे बेड़ा समेत 9 गाँव में
तेल नदी से फिल्टर पानी पहुंच सकेगा। सुपेबेड़ा में किडनी की बीमारी के चलते अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि सुपेबेड़ा गांव किडनी के बीमारी से जूझ रहा है और अब तक पूरे गांव में 102 लोगों की किडनी की बीमारी के चलते मौत हुई है। जहां पहले दिन 21 मीटर ऊंची पानी की टंकी की नींव के लिए खनन का काम शुरू किया गया है। इस दौरान ग्राम सरपंच चंद्रकला मसरा पंच समेत ग्राम प्रमुख मौजूद रहे। इस पानी टंकी में 10 लाख लीटर पानी स्टोरेज किया जाएगा। बता दें कि 8 करोड़ 45 लाख की लागत से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को तैयार किया जा रहा है। जहां पीएचई विभाग के ईई पंकज जैन ने बताया है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम 8 से 10 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा। टेंडर में पानी की टंकी के अलावा तेल नदी के किनारे इंटक वेल बनाया जाएगा, जहां इंटक वेल सीधे रिमूवल प्लांट को पानी की सप्लाई देगा, जिसके बाद 10 लाख लीटर क्षमता वाले टैंक में पानी इकट्ठा होगा। पंकज जैन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत जिले की ये पहली ऐसी स्कीम है जहां एक साथ कई गांवों को फिल्टर का पानी दिया जाएगा। इस काम से 16 किलोमीटर लंबी मुख्य पाइपलाइन, स्टाफ क्वार्टर और सीसी रोड पर भी काम किया जाएगा और ये काम भी इसमें शामिल है। ये सुपेबेड़ा समुद्र प्रदाय योजना है। इसमें 9 गांवों को सम्मिलित किया गया है। उन 9 गांवों के अंदर इन विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बन रहा है, प्रगतिरत है। और ये एक ऐसी योजना है सुपेबेड़ा मल्टी विलेज स्कीम जो कि काफ़ी समय से बहुप्रतीक्षित थी। परेशानी से जूझ रहे थे। जो कोई भी व्यक्ति बोलता था कि सुपेबेड़ा में दूषित पानी पी रहे हैं तो मर रहे हैं, यही दूषित पानी से हमको आज मुक्ति मिल रहा है सर। हम बहुत ही माने। वीडियो में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां पर मगरमच्छ दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया। तो रामनगर प्रखंड के मुजरा गांव के निकट त्रिवेणी नहर के तट पर मगरमच्छ निकलने से स्थानीय लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह के समय टहलने गए लोगों ने मगरमच्छ को त्रिवेणी नहर के तट पर मजे से लेटा हुआ देखा, तो वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। इधर कुछ लोगों की माने तो उनका कहना है कि त्रिवेणी नहर में बच्चे नहर में कभी कभार नहाने जाते हैं, जिन्हें अब सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इन दिनों कई बार मगरमच्छ को त्रिवेणी नहर में देखा जा चुका है, जिसे लेकर अब स्थानीय लोगों में डर का माहौल भी है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। अब वन विभाग देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। तो मोतिहारी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया। बता दें कि 2 जमीनी विवाद के चलते 2 महिलाएं गुट के बीच में मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़कर लाठी डंडों से मारपीट करती नजर आ रही हैं। बता दें कि ये सारा मामला तिहारी के मुफस्सिल थाना इलाके के मचाहा का बताया जा रहा है। इस मारपीट में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। जी हमारे संज्ञान में है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुआ है और चिन्हित कर हम लोग इंजरी के आधार पर गिरफ्तारी करेंगे। लोगों का कहना है कि थाना कोई सुनवाई नहीं करता। इसमें हम जाँच कर रहे हैं। एएसपी साहब स्वयं यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। जी हमारे संज्ञान में है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुआ है और चिन्हित कर हम लोग इंजरी के आधार पर गिरफ्तारी करेंगे। लोगों का कहना है कि थाना कोई सुनवाई नहीं करता। इसमें हम जाँच कर रहे हैं। एएसपी साहब स्वयं यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं। जी हमारे संज्ञान में है, इसमें कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज हुआ है और चिन्हित कर हम लोग इंजरी के आधार पर गिरफ्तारी करेंगे। लोगों का कहना है कि थाना कोई। तो मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि बच्चा पासवान हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि मोतिहारी पुलिस ने पूर्व चंपावत समिति सदस्य बच्चा पासवान हत्याकांड का मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छापेमारी में पिस्टल, गोली और मादक पदार्थ जब्त किया गया है, जिसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 6 कांडों का भी खुलासा किया है। बता दें कि गिरफ्तार शूटर के पास से पुलिस ने 1 पिस्तौल और 2 जिंदा कारतूस, लगभग 2 किलो चरस और भारतीय नेपाली करेंसी के साथ एक बाइक को जब्त किया है।
पुलिस गिरफ्तार शूटर से पूछताछ करने में जुट गई है, जहां गिरफ्तार शूटर अभिषेक स्वर्णकार बताया जा रहा है, जो कि आदापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इस दौरान एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि बच्चा पासवान हत्याकांड में शामिल अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्चा पासवान की हत्या के बाद अभिषेक ने कई लोगों से फोन कर रंगदारी की भी मांग की थी। अभिषेक को आदापुर थाना क्षेत्र में देखे जाने की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद रक्सौल डीएसपी धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और आसपास के सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया, जिसके बाद नाकेबंदी कर वाहन की जांच शुरू की, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 अलग-अलग मामलों में ये प्रेस रिकॉर्डिंग मिलाई गई है। पहला जो महत्वपूर्ण मामला था, आदापुर थाना अंतर्गत बच्चा पासवान की हत्या हुई थी। इस संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका जो मुख्य शूटर है उसके आने की सूचना थी। एसडीपीओ रक्सौल श्री धीरेन्द्र कुमार के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें एसडीओ रक्सौल, सीआई छोड़ादान अभय कुमार, एसएचओ आदापुर इंस्पेक्टर चंद्रिका प्रसाद, एसएचओ हरपुर इंस्पेक्टर राजीव कुमार, एसएचओ राम गढ़वाल, अजीत पासवान। तो बुलेटिन के आखिरी में बात छत्तीसगढ़ के गरियाबंद की कर लेते हैं, जहां एक मां बेटे ने मिलकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। तो बता दें कि गरियाबंद से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां ग्राम दबनाई में एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मां बेटे ने पत्थर और लाठी डंडों से पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। मृतक गगनेश्वर अपनी पत्नी लक्ष्मीबाई और ऋतु शंका को लेकर पिछले 5 सालों से मारपीट करते नजर आ रहे थे। वहीं परेशान पत्नी ने 6 महीने पहले ही घर छोड़कर अपने बहन के यहाँ रहना शुरू कर दिया था, जहां पिछले 3 दिनों से लगातार पति पत्नी के बीच विवाद हो रहा था। विवाद बढ़ने पर पत्नी लक्ष्मी और बेटे गिरीश ने मिलकर गगनेश्वर की लाठी और पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। सर मेरी मम्मी को शक करता था और हमेशा मेरे को मारपीट करते थे और मम्मी को भी मारपीट करते थे। क्या बोलते थे? सर वही चरित्र संदेह करते थे। समझाए थे आप लोग? समझाते थे? समझाते थे, फिर भी उसके भाई के बेटे लोग बहुत सपोर्ट करते थे उसके, और पूरे परिवार वाले उसके सपोर्ट करते थे। कब से ऐसा विवाद चल रहा था? 4-5 साल। थाना देवभोग क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव है दबनई, यहाँ पे मृतक गगनेश्वर सोनवानी अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी के साथ इनका आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।